नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर और कृषि। 10th क्लास का जो 9वां चैप्टर है वो आज हम करेंगे कृषि के बारे में। तो देखते हैं कृषि में क्या क्या महत्वपूर्ण है। पूरा चैप्टर तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण बातें वो हम आज देखते हैं। तो कृषि जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है और जो टोटल जनसंख्या है भारत की, उसका लगभग 54.6% हिस्सा किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में अगर बात करें हम सकल घरेलू उत्पाद में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है इसका, वो रहता है 17.4%। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 17.4% और टोटल जनसंख्या का 54.6% हिस्सा कृषि पर निर्भर है और कृषि करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा कृषि के जो साक्ष्य हमें मिले थे वो लगभग 7000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। तो लगभग 7000 वर्ष पूर्व कृषि के साक्ष्य प्रमाण हमें मिले हैं। 7000 वर्ष पूर्व, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें या हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो वहाँ से हमें इसके साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब जो भारत में कृषि लगभग 7000 वर्ष पूर्व से की जा रही है, उससे पहले भी की जा रही है, लेकिन हमें जो प्रमाण या साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से इसके प्रमाण मिले हैं। हमें इसकी जो ऋतुएं हैं उसके हिसाब से इसका विभाजन देखना है कौन कौन सा है। उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और आ भी सकता है। तो देखते हैं ऋतुओं के हिसाब से इसका प्रमुख विभाजन कौन कौन सा होता है। ऋतुओं के हिसाब से इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। के आधार पर विभाजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके आधार पर इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम देखते हैं खरीफ, एक हम कहते हैं रबी और तीसरी जायद। खरीफ का मतलब होता है जो ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। जो कृषि ग्रीष्म ऋतु में की जाती है खरीफ की फसल होते हैं, और जो सर्द ऋतु में या सर्दी में की जाती है वो रबी की फसल होती है, और जो बसंत ऋतु में की जाती है वो होती है जायद की फसल। याद करना वैसे भी आसान है ये। इसमें 3 अक्षर हैं, 1, 2 और 3। इसमें भी 1, 2 और 3 हाफ है, ये 3 है। रबी में 2 है, इसमें भी 2 हैं। जायद में 3 है, इसमें भी 3 है। इन दोनों में अगर अंतर हो जाता है तो हम उनको पहचान लेते हैं। अब आता है बुआई का समय क्या होता है इनका। बुआई कब की जाती है? तो देखो, इसकी बुआई की जाती है जून जुलाई में, जून जुलाई में की जाती है। इसकी रबी की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, इसकी बुआई की जाती है। अगर इसकी बुआई की बात करें तो ये की जाती है अप्रैल में। अप्रैल में जायद की बुआई की जाती है। इसको काटा कब जाता है? बड़ा आसान है। ये 1 बीघा ज़मीन है मान लेते हैं, और यहाँ हमने जून जुलाई में कौन सी फसल बो दी? खरीफ की फसल बो दी। यहीं हमें रबी की फसल बोनी है। कब बोनी है? अक्टूबर नवंबर में। इसका मतलब जून जुलाई में जो बोई गई थी उसे कब काटेंगे? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में हमें इस काट दिया। अब यहाँ कौन सी फसल बो देंगे? हम रबी की फसल बो देंगे। इसी के अंदर हमें जायद की फसल बोनी है। कब बोनी है? अप्रैल में। इसका मतलब अप्रैल से पहले इसको काटना पड़ेगा, तो इसको काट दिया हमने अप्रैल में, और यहाँ पर जायद की फसल हमने बो दी। तो बड़ा आसान है। जून जुलाई में बोते हैं, कब काटते हैं इसको? अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। और अक्टूबर नवंबर में बोने के बाद में इसे कब काटते हैं? हम अप्रैल में काटते हैं। और अप्रैल में ये ज़मीन खाली होने के बाद में जायद की फसल को बो देते हैं, और जायद की फसल को कब काटते हैं? हम जून जुलाई में काटते हैं। इस तरीके से हमें ये थोड़ा ध्यान करना है। ये 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3 हैं। ये 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। और ये 3 हैं, इसमें भी 3 आते हैं। एक ही फसल के बारे में आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी फसल है। ज़्यादा हम बाद में बात करेंगे स्पेशल खरीफ और रबी की फसलों के बारे में, तब देखेंगे। जैसे हम बात करें नरमा, या हम बात करें कपास की, कपास
और यह हम बात करें चावल की, तो ये जो फसलें हैं ये कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसल है। नरमा, कपास और चावल के पैरेलल या समांतर बोई जाने वाली फसलें भी कौन सी होगी? खरीफ के जो फसलें होंगी या ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन सी होगी? खरीफ की फसलें होंगी। इधर देखते हैं हम, गेहूं की बात करें, चने की बात करें, ये जो फसलें होती हैं कब बोई जाती हैं? रबी के मौसम में बोई जाती हैं, तो इन्हें रबी की फसल कहा जाता है। वैसे सभी एक जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो आप, इसमें भी 3 अक्षर हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और ये 3 वाला मैटर यहाँ मैच कर रहा है। सभी में ऐसा नहीं होगा, फिर भी गेहूँ और इसमें भी 2-2 हैं, तो इसमें भी 2-2 अक्षर आ रहे हैं। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। अगर जायद की फसलों की बात करें तो हम बात करते हैं करेला जो बोया जाता है या ककड़ी जो बोई जाती है, वो एक तरीके से कौन से मौसम में बोई जाती है? जायद की मौसम की फसलें कहलाती है। तो हमने ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की फसलों की हमने बात कर ली। एक हमने खरीफ की, एक रबी की और एक जायद की। खरीफ की बात की तो जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल है, और सर्दी ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल है, और बसंत ऋतु में बोई जाती है वो जायद की फसल है। कौन कौन सी है इसकी हम आगे बात करते हैं। अब हमें देखना है कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है और जायद की फसल कौन सी है। इसके लिए हमें थोड़ा इसकी ट्रिक से याद करना पड़ेगा, ताकि आपको कम समय में ये सारे नाम याद हो जाएं। देखो, अगर हमें रबी की फसल याद हो जाएगी तो बाकी बची हुई कौन सी होगी? खरीफ की। तो हमें बाकी खरीफ की याद करनी नहीं है, हमें सिर्फ रबी की याद करनी है। तो दोस्तों आप गौर से देखो, रवि नाम का एक दोस्त है मेरा, वो सर्दी के मौसम में घर आया और उसको हमने भोजन खिलाया। भोजन खिलाया, इसको गौर से सुनना आप, और आपके याद भी हो जाएगा। रवि नाम का दोस्त सर्दी के मौसम में आया, उसको भोजन खिलाया। भोजन में हमने उसे रोटी या चपाती प्लस सब्जी, उसके बाद में अचार और सलाद, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। ये तो कॉमन अपने जीवन यापन में होने वाली जो चीज़ें हैं वही हैं। रोटी किसकी खिलाई, सब्जी कौन सी खिलाई, अचार कौन सा था और सलाद कौन सा था, ये हमें देखना है। रोटी की हम बात करें तो गेहूं प्लस जौ की रोटी खिला दी, जो कि बहुत मशहूर है। एक एक वर्ड को गौर से सुनना आप। रोटी किसकी खिलाई? गेहूं और जौ की, जो कि बहुत मशहूर है। सब्जी की हम बात करें, सब्जी हमने 2 बनाई, एक तो चना और मटर की सब्जी, दूसरा हमने बना दिया सरसों का साग। अमूमन चलता है ये, परिवार में 2-2 तरीके की सब्जी बनाई जाती है। अब चना, मटर और सरसों के साग में कुछ चीज़ें हम डालते हैं। जैसे हम बात करें, धनिया डालते हैं, इसमें हम मेथी डालते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें कॉमन रूप से हम सब्जी में डालते हैं, तो ये भी हमें ध्यान करना है। अचार की बात करें तो अचार यूँ मान लो, राई का अचार बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है। राई का अचार सलाद के रूप में हमने कुछ अजीब सी चीज़ें दी हैं। जैसे हम बात करें अफीम और इसबगोल, वैसे देना नहीं है, ये नुकसानदायक है सभी के लिए, और सलाद के रूप में अफीम और इसबगोल हमने काम में लिया है। अब ये जो नाम है, इनके अलावा जो नाम बच गए सारे किसके? खरीफ के। आप गौर से देखना, जो रबी की फसल में पहला नाम आता है गेहूं का, जौ का, मसूर की दाल, इसके अलावा चना, मटर, सरसों, धनिया, मेथी, इसके अलावा आपका आता है राई, अफीम और इसबगोल। ये सारी की सारी कौन सी फसलें मानी जाती हैं? रबी की फसल मानी जाती है। अगर हमें रबी की ये नाम याद हो जाते हैं इस ट्रिक से, तो उसके बाद में बची हुई फसलें कौन सी होंगी? हमारी सारी की सारी खरीफ की फसल होगी, जिसमें मैंने यहाँ पहला नाम लिखा था, जैसे नरमा, कपास, इसके अलावा एक नाम और लिखा था मैंने, जैसे आपका जो चावल है वो फसलें, इसके अलावा बहुत सी फसलें, मक्का है, बाजरा है। सारी कौन सी फसलें? खरीफ की फसलें। हमें वो याद नहीं करनी है, समय को ध्यान में रखते हुए हमें रबी की फसलें याद कर लेंगे। बाकी अगर कोई नाम पूछेगा भी ये कौन सी फसल है, तो हम कह देंगे ये कौन सी बची? खरीफ की फसल है। तो ये नाम आपको याद करना है। रबी नाम का दोस्त सर्दी में आया, उसको भोजन खिलाया। भोजन में हमने रोटी, उसके अलावा सब्जी, उसके अलावा सलाद, उसके अलावा अचार हमने दिया। रोटी गेहूं और जौ की, जो कि बहुत मशहूर है। उसके अलावा सब्जी में हमने चना और मटर की सब्ज़ी, सरसों का साग, उसमें
जो है धनिया, मेथी, ये जो चीज़ें हम कॉमन रूप से उसमें डालते हैं। ये हो गया। अचार के रूप में हमने राई काम में ली और सलाद के रूप में हमने अफीम और इसबगोल काम में लिया। इस तरीके से उसको बढ़िया भोजन करवाया। और ये हुई रबी की फसल की जो है फसलें, रबी के मौसम की। बची हुई कौन सी हो जाए? खरीफ की। अब बात करते हैं जायद की फसलों की। हम जायद में जो तरकारियाँ होती हैं वो आती हैं। तरकारियों में हम देखें तो एक तो आता है जैसे करेला अलग हो गया, इसमें आता है ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, टमाटर। ये जो चीज़ें हैं ये आती है सारी सारी जायद के मौसम में। और ये जायद की फसलें होगी। एक नंबर का क्वेश्चन लगभग मेरी उम्मीद से यहाँ से आने वाला है आपका। रबी की फसल के 3 नाम बताओ या खरीफ की फसलों के 3 नाम बताओ। इनके अलावा जो भी नाम आपके ध्यान में आए वो यहाँ लिख सकते हो आप। या पूछ लेगा नंबर में कौन सी फसल खरीफ की है और कौन सी फसल रबी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमने ऋतुओं के आधार पर कृषि में जो पत्तियां थी वो हम देख ली। खरीफ, रबी और जायद की फसलों के उनके नाम भी हमने नोट कर लिए। कब बोई जाती है वो आपको मैंने बता दिया। ये जून जुलाई में, ये अक्टूबर नवंबर में और ये अप्रैल में बोई जाती है। कब काटी जाती है? आगे वाली फसल बोई जाएगी तब उसको काटा जाएगा, तब वो ज़मीन खाली होगी, तब उसको बोया जाएगा। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ व्यापारिक फसलें जो हैं उनके बारे में। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका। व्यापारिक फसलें या नाम आता है औद्योगिक फसलें, या व्यावसायिक फसलें, या मुद्रादायनी फसल। वो सिर्फ नाम पूछ सकता है इसके बारे में। हमें नाम बताना है या फसलों के नाम बताने हैं। कौन कौन सी मुद्रादायनी फसलें हैं, व्यावसायिक या औद्योगिक या व्यापारिक फसलें आती हैं इनके अंदर, तो उनके बारे में हमें देखना है। तो मैं फसलों के नाम वैसे आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ। आप वो ट्रिक अगर याद रह जाएगी तो आपके सारे नाम भी याद रह जाएंगे। तो देखते हैं। देखो, एक दोस्त मेरा घर पे आया और उससे हमने कपास बुनाई। कपास को जो होता है बुनना या चुनना, वो तो कपास हमने बुनाई और हम दोनों कपास बुनने में जुट गए। एक ही चीज़ याद कर लेना आप। कपास को बुनने में, बागड़ी में अगर देखें, हम अपनी भाषा में अपने कल्चर के हिसाब से देखें तो जो डिंडे होते हैं उनको घर पे इकट्ठा करके उनको निकाला जाता है, वहाँ से कॉटन अलग की जाती है। तो वो काम जो है हमने शुरू कर दिया, उसमें हम जुट गए। और इसने कहा कि मुझे आप चाय पिलाओ। चाय पिला दी और चाय के साथ इसने कहा कि मुझे मूंगफली भी खानी है। मूंगफली भी इसको खिला दी। कुछ देर बाद में ये बोला कि मुझे तो कॉफ़ी पीनी है और कॉफ़ी के साथ साथ इसने कहा मुझे काजू भी खिलाओ। तो ये भी आपको याद रह जाएगा, कॉफ़ी और कैसे काजू। काम थोड़ी करना, इसको कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी, तो ये काजू और कभी कॉफ़ी मांग रहा है। कुछ देर बाद में बोला जी मुझे तो गन्ना खिलाओ आप, है ना। तो ये गन्ना भी इसको खिलाया गया। इस तरीके से कपास, जूट, चाय, मूंगफली, कॉफ़ी, काजू, गन्ना, ये चीज़ें खाता रहा। फिर कहा जी मुझे तो होका पीना है, तंबाकू लेके आओ। तो फिर उसको तंबाकू लाकर होका भी दिया। उसके बाद में अब ये कहता जी धूप निकल चुकी है, सूर्य सिर पे आ चुका है। सूर्यमुखी या सूरजमुखी जिसको हम बोलते हैं, ध्यान कर लेना यहाँ पर, सूरजमुखी ये रहा। और सूरज को इंग्लिश में बोलते हैं सन। सन एक प्रकार का फसल भी होती है, जूट की तरह ही फसल होती है जिसके रेशे निकाले जाते हैं, वो हो गया। और उसके बाद में ये कहता जी मुझे तो घर जाना है, तो इसको तिलहन या तिल देकर घर भेज दिया गया। तिलहन, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, तिलहन। तिलहन। तो दोस्तों एक छोटी सी लाइन थी, आपको समझा दिया। एक दोस्त है मेरा, है ना, वो किस लिए आया था? पैसे मांगने के लिए आया था। यूँ मान लो आप, मुद्रा का मतलब होता है पैसा, फसलें वो जिनको बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाता है या हमारा काम चलाया जाता है घर का, जो व्यापारिक रूप से काम में आती है। कुछ फसलें होती है जो खाद्यान्न फसल घर में हम उगाते हैं, जैसे गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, मक्का की बात करें, बाजरा की बात करें, जो वो तो होती हैं हमारे घर में, हमारे खाद्यान्न फसलों के रूप में जानी जाती है। कुछ ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ व्यवसाय के लिए या अपना रोज़गार चलाने के लिए या व्यापार करने के लिए या कच्चा माल पदार्थ जो है पैदा करने के लिए तैयार करते हैं, फैक्ट्री में देने के लिए तैयार करते हैं, वो कहलाती है व्यापारिक फसलें या व्यावसायिक फसलें या औद्योगिक फसलें या मुद्रादायनी फसलें। उनमें ये फसल आती हैं।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है 1 या 2 नंबर का, वो आपसे 4 या 5 नाम पूछ सकता है कि आप मुद्रादायनी फसलों के 5 नाम बताओ, तो हम कह देंगे है ना यहाँ से। दोस्तों ये मुद्रादायनी फसल नहीं है भाई, है ना, इसको हमें नहीं गिनना है, हमें यहाँ से गिनना है। कपास हो गई, जूट होगी, चाय होगी, मूंगफली होगी, कॉफ़ी होगी, काजू हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, सूर्यमुखी, सन हो गया और तिलहन हो गया, सारी की सारी किस्में आती है मुद्रादायनी फसलों में आती है। अगर आप ये लाइन याद करोगे, क्या याद करोगे, दोस्त ने कपास मुन्नी चालू की या जुट गए हम, उसने चाय मांगी, मूंगफली मांगी, कॉफ़ी मांगी, काजू मांगे, गन्ना मांगा, तंबाकू से होका पिया उसने, उसके बाद में ये सूरजमुखी, सन और ये तिलहन, इनको आपको याद करना है। इस तरीके से ये सारी की सारी मुद्रादायनी फसलें हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट आता है बागानी फसलें। बागानी फसल कौन सी है, तो बागानी फसल में मुख्य रूप से आती है चाय, चाय के बागान होते हैं, इसके अलावा कॉफ़ी के बागान होते हैं, इसके अलावा कोको जो कॉफ़ी की तरह पेय पदार्थ होता है उसके बागान होते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो आपका आता है जैसे सिनकोना, इसके बागान होते हैं। इसके अलावा हम बात करें रबर, इसके बागान होते हैं। इसके अलावा जो आता है आपका गरम मसाले, इसके भी बागान होते हैं। अगर वो बागानी फसल, पहली बात इसका प्रश्न ढंग से बनता नहीं है, बढ़िया प्रश्न जो बनेगा मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, प्रश्न यहाँ से आने की उम्मीद है। फिर भी वो बागानी फसलों के बारे में पूछे तो ये 3-4 नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में आता है उद्यान फसल, उद्यान फसलें, तो यहाँ फल सब्जी लगाई जाती है, फल सब्जी यहाँ पर बोई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं बार बार कह रहा हूँ ये आता है। इसके अलावा रबी और खरीफ की फसल कौन कौन सी है वो आता है। तो आपको रबी और खरीफ की फसलों के नाम मैंने आपको बता दिया, आपको सिर्फ रबी के नाम याद करने हैं। दूसरा आपको नाम याद करने व्यापारिक फसलों के, बाकी बचे हुए सारे हो ही जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें तो वो नाम भी आते हैं जो रबी के हैं, इसमें वो भी आते हैं जो खरीफ के हैं। तो भाई रबी और हम खरीफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन फसलों की बात कर रहे हैं जो रबी के मौसम में बोई जाती है और बेची जाती है, और खरीफ के मौसम में बोई जाती है और जिनमें से बेची जाती है वो कहलाती है व्यापारिक फसलें। तो इनमें वो भी नाम आ सकते हैं जो आपके खरीफ के हैं, इनमें वो भी नाम आ सकते हैं जो रबी के हैं। तो ये आपका मैटर हुआ यहाँ पर इसका कंप्लीट। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, आपके सिलेबस में 4 फसलों के नाम दे रखे हैं। एक दे रखा है गेहूं के बारे में, एक दे रखा है चावल के बारे में, एक दे रखा है मक्का और एक बाजरा। तो हमें इन 4 फसलों के बारे में बात करनी है। 4 फसलें कौन से कटिबंध में होते हैं, इनके लिए वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, इनके लिए तापमान कितना होना चाहिए, यहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और भारत में प्रमुख स्थानों में कहाँ कहाँ होती हैं, इनकी किस्में कौन कौन सी हैं। जैसे किस्म एक ही दे रखी है चावल की, वो किस्म कौन कौन सी है, और इसके अलावा राजस्थान में इनका उत्पादन कहाँ होता है। तो ये 4-5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हम देखते हैं इनकी प्रमुख विशेषताएँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको कटिबंध के बारे में बता दूँ क्या होता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच है भूमध्य रेखा, ऊपर है ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पर। इसे कहा जाता है मकर रेखा और इसे कहा जाता है कर्क रेखा, ये कहा जाता है। उसके बाद में एक यहाँ आता है कटिबंध, ये रहा, ये है 66.5 डिग्री पर आर्कटिक, ये अंटार्कटिका, ये रहा, ये भी 86.5 डिग्री पर। तो आपको बता दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। इसका मतलब ये बीच वाली रेखा, इसका नाम है भूमध्य रेखा, इस लाइन का नाम है भूमध्य रेखा। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला कहलाता है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, सूर्य यहाँ 2 बार आता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, निम्न वायुदाब रहता है, ये रहा। और उसके बाद में ये जो हिस्सा है इतना 86.5 डिग्री तक, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध। ये रहा, ये बीच वाला हिस्सा, चाहे हम इस हिस्से की बात करें,
ये रहा शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध, और बाकी बचा हुआ हिस्सा कहलाता है शीत कटिबंध। ये कहलाता है शीत कटिबंध। तो 3 तरीके के कटिबंध की हमने बात कर ली, उष्ण कटिबंध, ये रहा शीतोष्ण कटिबंध, और ये रहा शीत कटिबंध। हमारा भारत जो है वो यहाँ पड़ता है। भारत हमारा ये है, ये हमारा राजस्थान है। अब आप देख सकते हो कि भारत कौन से कटिबंध में आता है। तो इतना हिस्सा भारत का ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये किस में आएगा, उष्ण कटिबंध में, और इतना हिस्सा किस में आएगा, ये आएगा शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। तो जो फसलें इस प्रदेश में होती है नीचे वाले प्रदेश में होंगी, जो फसलें यहाँ नीचे वाले प्रदेश में होंगी वो तो कौन सी फसलें कहलाएंगी, उष्ण कटिबंधीय फसलें। और जो इस प्रदेश में फसल होगी वो क्या कहलाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें। तो मैं बार बार आपको बताऊंगा कि गेहूं जो है समशीतोष्ण कटिबंध की है, चावल उष्ण कटिबंध की है, मक्का उष्ण कटिबंध की है, और बाजरा उष्ण कटिबंध की है। इससे हमें अगर ये भी याद ना रहे तो कौन से राज्य के अंदर इसका उत्पादन होता है, कौन से राज्य में इसका उत्पादन होता है, उसके हिसाब से भी याद रह जाता है। तो जैसे हम चावल के, अगर मैं आपको इसके हिसाब से बताऊं, इस भारत को थोड़ा बड़ा करके देखें हम, तो ये रहा भारत का हमारा मैप इस तरीके से। भारत में चावल का उत्पादन ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु यहाँ ज़्यादा होता है। और ये करके देखा है, इसके नीचे वाला हिस्सा मैंने आपको बताया था कौन सा कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। इसका मतलब चावल कौन सी कटिबंध की फसल है, तो हम कह देंगे उष्ण कटिबंध की फसल है। इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं इनकी विशेषताओं की बात करते हैं एक एक की। पहले हम बात करते हैं गेहूं की। अभी आपको पता है कि गेहूं कौन से कटिबंध में आती है, तो हम कह देंगे समशीतोष्ण कटिबंध में आता है। हमें राज्यों की बात करनी है, कौन कौन से राज्य में होती है वो भी हम देखेंगे। इसके कटिबंध की बात करें तो ये उष्ण कटिबंध में आती है, गर्मी ज़्यादा है वहाँ इसका उत्पादन होता है। ये भी उष्ण कटिबंध में आती है, उष्ण कटिबंध, और ये भी उष्ण कटिबंध की फसल है। ये रही। फिर इनके बारे में आता है कि कैसी फसल है, तो हम कह देंगे ये खाद्यान्न फसल है। ये खाद्यान्न फसल है। सर हम खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, खाद्यान्न के अलावा इनकी और क्या क्या विशेषताएं होती है वो हमें देखना है। तो ये जो है ये भी खाद्यान्न फसल है। इसकी थोड़ी सी अलग है, ये खाद्यान्न भी है और ये एक तरीके की व्यापारिक फसल भी है जिसकी हमने बात की थी, व्यापारिक या मुद्रादायनी फसल। और तीसरी ये पशुओं का चारा भी उसमें भी काम आती है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। मेरे याद आ गया, मैंने आपको पहले करवा दिया। ये इस तरीके से तीनों रूपों में जो काम आने वाली फसल है वो कौन सी है, मक्का की फसल है। अगर हम बाजरे की बात करें तो बाजरा ये खाद्यान्न फसल के रूप में जाना जाता है और दूसरा ये चारे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी, ये हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। वो आता है जो गेहूं है, ये इसका जो तापमान है, कितना तापमान वाली प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। तो तापमान की अगर बात करें तो जो गेहूं है वो होती है आपकी 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जहां होता है वहां इसका उत्पादन होता है। अगर हम इसकी बात करें चावल की, तो चावल जो होता है वो लगभग मान के चलो आप 19 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो तापमान होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, वहाँ चावल का उत्पादन हो सकता है बड़े तरीके से। अगर मक्का की बात करें तो मक्का का जो तापमान है वो 12 डिग्री से लेकर ये 35 डिग्री तक इसका तापमान ज़रूरी है जहाँ इसका उत्पादन होता है तापमान। अगर हम लास्ट की बात करें तो ये आता है 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका चाहिए। 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान जहाँ होगा वहाँ बाजरे की फसल हो सकती है। अगर हम वार्षिक वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, तो वर्षा की बात करें तो वर्षा जो होती है इसकी 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर जो वर्षा होगी वो इनके लिए उपयुक्त रहेगी। सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वो ज़रूरत है इनके लिए, गेहूँ के लिए। अगर हम चावल की बात करें तो यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 75 से लेकर लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। अगर हम मक्का की बात करें तो यहाँ वर्षा जो है वो होती है 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के लिए।
आवश्यक है इसके लिए। और इसकी यहाँ की बात करें तो यहाँ वार्षिक वर्षा होगी आपकी लगभग 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए ज़रूरत है। तो दोस्तों हमने इनकी बात की प्रमुख विशेषताओं की। ये समशीतोष्णकटिबंध में मिलता है, ये उष्णकटिबंध में, मक्का भी उष्णकटिबंध में, बाजरा भी उष्णकटिबंध में होने वाली फसल है। सारी खाद्यान्न फसल है, लेकिन इनमें व्यापारिक और चारा और उसमें अकेला चारा जो है बाजरा वो काम में आता है। तापमान की हमने बात कर ली 10 से 25, 19 से 27 और 12 से 35 और 25 से 35 डिग्री है। लगभग 35 से लेकर और 10 के बीच में इनका तापमान रहता है। ये 10 डिग्री तो आप याद कर लेना, ये कम तापमान है, इसका मतलब सर्दी में होने वाली फसल है। मैंने आपको पहले बताया था इसके बारे में। वर्षा की बात करें 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 75 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। चावल में पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए वार्षिक वर्षा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ इसका उत्पादन होता है। मक्का के लिए 50 से 100 और बाजरे के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। आगे हम बात करते हैं मिट्टी कैसी चाहिए इनके लिए। तो यहाँ की मिट्टी जो है वो चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी दोमट मिट्टी जो है गेहूं के लिए उपयुक्त रहती है। अगर हम चावल की बात करें तो इसके लिए भी चिकनी, इसके अलावा जलोढ़ और कछारी मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिसके कण छोटे होते हैं और जिसमें पानी को रोकने की क्षमता पर्याप्त होती है, वो मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? चावल की फसल के लिए उपयुक्त है। अगर हम यहाँ की बात करें मक्का के लिए, तो जिनमें नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता रहती है, नाइट्रोजन तत्वों की अधिकता, और जिसमें पानी निकासी की विशेष व्यवस्था रहती है। पानी निकासी, पानी लंबे समय तक रुके नहीं, पानी आया और चला गया, इसमें से इसको नमी दे के चला गया, वो मिट्टी इसके लिए मक्का के लिए उपयुक्त है। फिर भी हम देखते हैं कि इसके लिए जो लाल भूरी मिट्टी है, लाल भूरी मिट्टी वो मक्का की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। अगर हम बाजरे की बात करें तो बाजरा लगभग सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार की मिट्टी में, सभी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं थी गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा की। अब हमें देखना है कि भारत में इनका उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है। उसके बाद में राजस्थान में इनका उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है वो हमें नोट करना है। तो हम अगर गेहूं की बात करें, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है, इसके लिए आपको बता दूं, ये हमारा भारत का मैप ये रहा। ये है राजस्थान, ये जो राज्य है ये है पंजाब, इसके साथ वाला राज्य है ये है हरियाणा, और ये जो राज्य पड़ता है हरियाणा के साथ वाला ये राज्य है यूपी। तो गेहूं का ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो इन्हीं तीन राज्यों में होता है, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ उत्पादन होता है टोटल उत्पादन का 21%। अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ होता है 6.17%। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ होता है 32.68% यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है। तो गेहूं के उत्पादन वाले तीन प्रमुख राज्य जो हैं वो एक ही लाइन, एक ही रो के अंदर है। ये रहा पंजाब, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश। और दूसरा हम देखें कि हमने यहाँ पर कर्क रेखा की बात की थी, और कर्क रेखा के हिसाब से देखें तो ये कौन से कटिबंध में आता है, तो ये आता है समशीतोष्ण कटिबंध में आता है, यह आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है। इसके अलावा राजस्थान में हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो हम यहाँ नोट कर रहे हैं राजस्थान में उत्पादन जो होता है गेहूं का वो 2 जिलों में होता है। ये राजस्थान है हमारा, राजस्थान, ये है गंगानगर ज़िला, ये हनुमानगढ़ ज़िला। तो यहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। ये अलवर ज़िला, ये भरतपुर ज़िला, यहाँ गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है गेहूं। इसके अलावा ये है जयपुर, यहाँ भी गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये तो रहा आपका गंगानगर, श्री गंगानगर, और ये है हनुमानगढ़ ज़िला, ये है अलवर ज़िला, और ये है आपका भरतपुर ज़िला, ये ज़िला है जयपुर ज़िला। इस तरीके से इन 5 जिलों के अंदर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। किस किस का हुआ ये, एक तो गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा अलवर, भरतपुर और जयपुर ज़िलों में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। राज्यों मैंने आपको बता दिया, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अलावा पूरे अगर विश्व में हम बात करें, विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम कह देंगे पहला स्थान आता है चीन का उत्पादन में, दूसरा स्थान आता है अमेरिका का, और तीसरा स्थान आता है वो आता है हमारे भारत का। भारत का तीसरा स्थान जो है, यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1967 to 68
MS स्वामीनाथन के द्वारा। उसके बाद में इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई और यहाँ इसके उत्पादन और उत्पादकता के अंदर, दोनों के अंदर और क्षेत्रफल तीनों के अंदर इसकी जो मात्रा संख्या इसकी बढ़ी और गेहूं का उत्पादन हमारा जो है बहुत ज़्यादा होने लगा और हम इस पर आत्मनिर्भर हो गए। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी, लिख देते हैं हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति के कारण 1966 टू 67 ये रहा। और इसके जो प्रणेता थे उनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों, हमने गेहूं की बात कर ली। गेहूं समशीतोष्ण कटिबंध में आता है, खाद्यान्न फसल है, तापमान 10 से 25 डिग्री, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी चाहिए। सर्वाधिक उत्पादन वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से आपको बता दिए मैंने। पंजाब, हरियाणा और यूपी है। पंजाब में 21%, हरियाणा में 6.17% और यूपी में 32.68% जो इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा विश्व में तीसरा स्थान आता है, पहला स्थान आता है चीन का, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत का। भारत इसमें आत्मनिर्भर हो चुका है। कारण क्या? हरित क्रांति। ये हरित क्रांति की शुरुआत 1966 टू 1967 में हुई थी। MS स्वामीनाथन ने इसकी शुरुआत की थी। इसे प्रणेता कहा जाता है। और ये गेहूं का मैटर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं चावल की। चावल में इसका उत्पादन कैसे कैसे होता है और इसकी किस्में कौन कौन सी है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं चावल की। चावल की जो किस्म है उसके हिसाब से इसको खरीफ की फसल में रखा गया है। किस्म इसकी 3 है। एक किस्म का नाम है अमन, एक का नाम है इसका आपका ओस और तीसरी किस्म है उसे कहा जाता है बोरो। अलग अलग मौसम में बोई जाती है। अमन होती है मानसून में, ओस होती है आपकी शीत ऋतु में और बोरो होती है ग्रीष्म ऋतु में। ये होती है। टोटल का जो है 86% ये होता है मानसून की जो समय होता है, मानसून ऋतु में इसका उत्पादन होता है। टोटल उत्पादन का 86% अमन जो किस्म है यह तैयार होती है और ये जो मौसम होता है ये कहलाता है खरीफ का मौसम। इसीलिए चावल की फसल को हमने किस में रखा है? खरीफ में रखा है। ये खरीफ की फसल है, इसमें हमने इसको रखा है। तो ये है अमन, उसके बाद में ओस और उसके बाद में बोरो। तो आपको 3 नाम याद करने हैं, अमन, ओस और बोरो। ये मानसून के समय में होती है, ये शीत मौसम में होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है। ज़्यादा उत्पादन किस में होता है इसका? तो मानसून जो ऋतु वाली है किस्म अमन, इसमें इसका 86% उत्पादन इसका होता है। अब हम देखते हैं भारत में चावल का उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है। उसके लिए हम भारत का डायग्राम बनाकर समझेंगे, इजी से याद हो जाएगा ये सारा का सारा। तो यहाँ हम भारत का डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये भारत है। भारत में ये जो राज्य पड़ता है इसका नाम है पश्चिमी बंगाल। ये राज्य है इसका नाम है उड़ीसा। ये राज्य है इसका नाम है आंध्र प्रदेश और यहाँ जो राज्य पड़ता है इसका नाम है तमिलनाडु। ये राज्य है इसका नाम है बिहार और उसके साथ वाला राज्य है इसका नाम है यूपी। इन राज्यों में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। कितना कितना होता है इसके अंदर नोट कर रहा हूँ। यहाँ होता है 15%, यहाँ होता है 9%, यहाँ होता है 14% और यहाँ होता है 8%। तो 15, 9, 14, 8 इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। हम बिहार की बात करें तो यहाँ 8.2% और यूपी की बात करें तो यहाँ भी लगभग 11.2% इसका उत्पादन होता है। आप 2 वाला मैटर छोड़ दें, सिर्फ 11% याद कर लें, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इनका जो उत्पादन होता है, देखो ये है यहाँ की बीच वाली लाइन जिसकी कहा जाता है कर्क रेखा और इसके नीचे वाले हिस्से में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। इसीलिए हमने लिखा था कौन सी कटिबंध में आता है, ये उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। पश्चिम बंगाल में 15, उड़ीसा में 9, आंध्र प्रदेश में 14 और उसके बाद तमिलनाडु में 8, यहाँ 8.2 और यहाँ 11% इसका उत्पादन होता है। प्रश्न ये आता है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप स्पष्ट बता सकते हो चावल का उत्पादन कहाँ होता है। 15 यहाँ, दूसरा कौन सा राज्य आता है तो हम कह देंगे आंध्र प्रदेश आता है। कितना आता है यहाँ? तीसरा कौन सा आता है तो हम कह देंगे यूपी आता है 11%। इस तरीके से चावल का उत्पादन आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और यूपी के अंदर ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसका उत्पादन हमारे राजस्थान में भी होता है और राजस्थान में कौन कौन से ज़िले में होता है उसकी हमें बात करनी है। तो इसे एक बार हम साफ कर दें और राजस्थान में देखते हैं इसका उत्पादन कहाँ होता है। यह है राजस्थान। राजस्थान में इसका उत्पादन जो है
हनुमानगढ़ गन्नौर ज़िले में होता है, इन दो ज़िलों में होता है। ये है गंगानगर ज़िला और ये ज़िला है हनुमानगढ़ ज़िला, यहाँ भी चावल की पैदावार होती है। इसके अलावा ये ज़िला है कोटा, ये ज़िला है बूंदी और ये ज़िला है कोटा। ये तो पड़ता है बूंदी और ये पड़ता है कोटा, यहाँ भी चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। इस तरीके से हमें 4 ज़िले याद करने हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये बूंदी और ये कोटा, यहाँ चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। पूरे विश्व में जो चीन के बाद दूसरा स्थान किसी देश का आता है तो वो है हमारा देश, तो हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। चावल उत्पादन में दूसरा जो स्थान आता है वो किसका आता है? भारत देश का आता है, भारत। ये रहा। इसके लिए हमने सारी बातें कर ली। उष्णकटिबंधीय खाद्यान्न फसल है, ये इसका तापमान, ये इसकी वार्षिक वर्षा, ये मिट्टी यहाँ की, ये किसमें सर्वाधिक किस किस राज्य में होता है वो बात कर ली, और राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है वो भी हमने बात कर ली। तो ये हमारा चावल का मैटर कंप्लीट। अब बात करते हैं मक्का की। सबसे पहले आपको बता दें कि मक्का जो है 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, भारत में इसे लाया गया था। और उसके बाद बात करते हैं हम कि ये जो भारत में किन किन राज्यों में होता है। तो राज्य हम देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत के राज्य जो हैं 6 राज्यों में उनका उत्पादन ज़्यादा होता है। एक राज्य ये है, इसका नाम है आंध्र प्रदेश। ये राज्य है, इसका नाम है कर्नाटक। 4 राज्य एक साथ ही हैं, ये हमारा राजस्थान, यूपी, गुजरात, एमपी। 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों में टोटल जो मक्का है उसके उत्पादन का कितना होता है? 60% जो होता है वो इन 6 राज्यों में होता है। तो इनका उत्पादन 60% कितने राज्यों में होता है? 6 राज्यों में इनका उत्पादन होता है। उत्पादन कम होने के कारण पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान जो है वो भारत का आता है इसके अंदर, इसलिए इसका निर्यात संभव नहीं है, स्थानीय आपूर्ति ही हो पाती है इससे। तो मक्का जो है पूरे विश्व में 10वें स्थान पे आता है। राजस्थान भारत के 6 राज्य हैं जहां इनका उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश। और टोटल का 60% इन 6 राज्यों के अंदर होता है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो राजस्थान में आता है इसके अंदर बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो वो भी हम देखते हैं मैप के अंदर कि कौन कौन से जिलों के अंदर इनका उत्पादन राजस्थान में ज़्यादा होता है। तो राजस्थान में ये राजस्थान है, राजस्थान का ये जो ज़िला है ये है बूंदी, ये है कोटा, ये है झालावाड़ और ये है ये आपका बारां और ये है झालावाड़। तो लिख देता हूँ, ये है बूंदी, ये है कोटा, ये है बारां और ये J4 झालावाड़। इसके अलावा एक ज़िला आता है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ ज़िला है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा 3 ज़िले नीचे पड़ते हैं हमारे यहाँ पर, ये पड़ता है बांसवाड़ा, ये पड़ता है D फॉर डूंगरपुर और U से उदयपुर। तो 4 ये ज़िले, 7 ये ज़िले, 3 ये ज़िले, 7 हो गए टोटल। इन 7 ज़िलों में ही किनका उत्पादन होता है? मक्के का उत्पादन होता है। तो राजस्थान में मक्के का उत्पादन बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में उत्पादन होता है। पूरे राज्य की बात करें तो उसके अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उसके अलावा जो आता है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और एमपी के अंदर इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। उत्पादन कम होने के कारण पूरे विश्व में 10वां स्थान है, इसलिए इसका निर्यात नहीं किया जाता है। अब हमारी बारी है बाजरा। बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है वो हम देखते हैं। बाजरे का देखें हम तो बाजरे का उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है ये हमें देखना है। वैसे ही खाद्यान्न फसल भी और चारे की फसल भी मानी जाती है। बाजरे के लिए हमें भारत का मैप बनाना पड़ेगा। ये देखते हैं, ये बना लेते हैं, हम इसे साफ़ कर देते हैं एक बार। भारत, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा राजस्थान, राजस्थान के साथ वाला यूपी और ये गुजरात और ये महाराष्ट्र। तो M फॉर महाराष्ट्र, J फॉर गुजरात, ये RJ राजस्थान और यूपी ये रहा। इन 4 राज्यों में इनका उत्पादन ज़्यादा होता है। किसका? बाजरे का। तो देखते हैं, राजस्थान में उत्पादन होता है इसका 42%, यहाँ होता है 12.5%, यहाँ होता है 11% और यहाँ होता है 20% महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। तो दोस्तों याद कर लेना, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बाजरे का राजस्थान में, वो होता है 42%। दूसरा जो स्थान आता है वो आता है महाराष्ट्र का, वहाँ होता है 20%। तीसरा स्थान आता है गुजरात का 12.5% और चौथा जो स्थान आता है वो आता है यूपी का, वहाँ होता है 11% इसका उत्पादन होता है बाजरे का। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कहाँ होता है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा
ये जो सीमा रेखा वाला एरिया है इधर वाला, यहाँ बाजरे का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसलिए हमें राजस्थान का मैप बनाकर इस पर देखना पड़ेगा कौन कौन से ज़िले यहाँ पर आते हैं। तो ये रहा हमारा राजस्थान। राजस्थान में ये जो ज़िला है ये है अलवर, ये ज़िला पड़ता है जयपुर, लिख देते हैं साथ के साथ। ये है अलवर, ये है जयपुर। इसके अलावा यहाँ जो ज़िला पड़ता है ये है झुंझुनू ज़िला। इसके अलावा यहाँ जो ज़िला पड़ता है ये ज़िला है सीकर। हम चूरू को छोड़ देंगे, हम हनुमानगढ़ को छोड़ देंगे, फिर ये गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर ज़िलों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। नोट कर लेता हूँ, ये है गंगानगर, ये बीकानेर, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। तो ये देखो, ये जो सीमा रेखा वाले ज़िले हैं सारे के सारे, यहाँ किसका उत्पादन ज़्यादा होता है? तो हम कह देंगे बाजरे का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, हमने खाद्यान्न फसलों की बात की, गेहूं की बात की, चावल की बात की और उसके बाद में मक्के की बात की, बाजरे की बात की। इसमें पूरे विश्व में भारत का स्थान पहला आता है। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। सबसे पहला स्थान किसका आता है विश्व में? भारत का आता है। और इसमें भी भारत में भी पहला स्थान किसका आता है? राजस्थान का आता है। राजस्थान का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? हम कहते हैं 42% उत्पादन बाजरे का अकेले राजस्थान में होता है। दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का, जहां होता है 20%। और तीसरा स्थान आता है गुजरात का, जहां होता है 12.5%। और चौथा स्थान आता है वो आता है यूपी का। तो दोस्तों, हमने खाद्यान्न फसलों में मुख्य जो गेहूं है और चावल है, बाजरा है और मक्का, इनकी हमने बात कर ली। अब हम अगले जो चैप्टर में बात करेंगे वो करेंगे हम जो हमारी मुद्रादायनी फसलें हैं उनके उत्पादन की, उनके तापमान की, उनकी वर्षा की, और राजस्थान में पूरे भारत में उनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है ये होता है, और इसके बारे में बात करेंगे। इसमें से 100% उम्मीद है प्रश्न आने की। तो बड़ी तरीके से आप इन्हें पढ़ें और इन पे पूरा गौर करें और पीछे वाले जो किताब के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।